हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम आज स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट, जो एमटीएस का 2021 में एग्ज़ाम हुआ था। दोस्तों इसका हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। दोस्तों हमने इसमें 25 में से 24 क्वेश्चन सही किए हैं और हम आपको बताएंगे कि हम यदि आप भी एमटीएस का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप भी 25 में से 25 क्वेश्चन और सही कर सकते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग शॉर्टकट तरीके से और यूनिट मेथड से जितना शॉर्टकट हो सके उस हिसाब से हम लोग लगाएंगे। दोस्तों यदि आप लोग वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन औसत से दिया है। यदि दोस्तों आपने हमसे औसत पढ़ा है तो इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया है, 5 संख्याओं का औसत जो है 78 दिया हुआ है। यदि पहली 2 संख्याओं का औसत 54 है और अंतिम 2 संख्याओं का औसत 63 है तो हमको तीसरी संख्या निकालना है। तो दोस्तों इस सवाल को लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग शॉर्टकट से लगाएंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 5 संख्याओं का औसत जो कितना दिया है 78 दिया है और पहली 2 संख्याओं का औसत कितना दिया है, पहली 2 संख्याओं का औसत दिया है 54 दिया है और अंतिम 2 संख्याओं का औसत कितना दिया है 63 दिया है। तो दोस्तों हम लोग शॉर्टकट लगाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं टोटल औसत कितना है। टोटल औसत 78 है और यह पहली 2 संख्याओं का औसत 54 है। तो यह 78 से कितना कम है दोस्तों, यह 78 से 24 कम है। तो यह 78 से 24 कम है, यानी ये टोटल 2 संख्याएँ हैं। तो एक संख्या 24 कम है तो 2 संख्या कितना कम हो जाएगी, तो 24 गुणा 2 यानी टोटल संख्या 24 दूना 48 कम हो जाएंगी। यहाँ पर अंतिम 2 संख्याओं का औसत देखिए दोस्तों 63 दिया है और यह औसत से कितना कम है, यह औसत से दोस्तों 15 कम है। तो इसमें भी 2 संख्याएं हैं तो 15 दूनी 30 कम हो जाएगी, यानी टोटल इसमें एक संख्या 15 कम 2 संख्या 30 कम हो जाएंगी। तो टोटल कितनी संख्याएं कम हो जाएंगी, 48 30 जोड़ेंगे तो माइनस का 78 कम हो जाएंगी। यानी तीसरी संख्या जो आएगी उसका औसत 78 तो रहा ही होगा, प्लस 78 और अलग से उसको लाना पड़ेगा इन 4 संख्याओं के औसत को पूरा करने के लिए। तो क्या हो जाएगा 78 दोस्तों इसका औसत हो जाएगा, प्लस 78 उसको अलग से संख्या लानी पड़ेगी इन 4 संख्याओं का, जो एक 48 कम है 2 संख्याएं और 2 संख्याएं 30 कम है। तो 78 ये लानी पड़ेंगी और 78 अलग से। तो टोटल कितना लाना पड़ेगा 156 लाना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। दोस्तों ये बहुत शॉर्टकट है इसको लगाने का। यदि दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे यदि आपने हमारा औसत का वीडियो पढ़ा होगा। यदि आपने नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट बनी है उसमें से देख लीजिए। चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया है, निम्न पाई चार्ट का अध्ययन करें और जो 6 विभिन्न पढ़ाने वाले शिक्षकों के प्रतिशतवार वितरण को दर्शाता है और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। दोस्तों यहाँ पर दिया है कुल शिक्षकों की संख्या। दोस्तों कितना दिया है, कुल शिक्षकों की संख्या यहाँ पर दिया है 1600 दिया है और बोल रहा है कि जीव विज्ञान और गणित पढ़ाने वाले शिक्षकों का कुल केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर हमको केंद्रीय कोण ज्ञात करना है तो इसलिए यहाँ पर 1600 का कोई यूज नहीं है। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दिया दोस्तों केंद्र में जो होता है 360 डिग्री का कोण बनता है। केंद्र में कितनी डिग्री का कोण बनता है 360 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ पर 100% की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर गणित और भौतिक विज्ञान सबको जोड़ देंगे तो 100% आएगा। दोस्तों 100% की वैल्यू कितना दिया है 360। तो हमको कितने की वैल्यू निकालना है, जीव विज्ञान देखिए दोस्तों कहाँ है, जीव विज्ञान 15% है और गणित कितना है 25% है। तो टोटल 15 25 कितना हो जाएगा 40%, यानी 100% बराबर 360 हो 360 दिया है तो 40% बराबर कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से देखिए इसको हम लोग कैंसिल कर लेंगे, एक जीरो इससे कट जाएगा, एक जीरो इससे कटेगा। 36 चौक को कितना होता है, 36 चौक को 144 होता है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन 4 वाला सही हो जाएगा। ये सवाल को लगाने का सबसे बेहतर तरीका था। दोस्तों चलिए अब हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया है, किसी घन का आयतन दिया है 81√3 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों घन का आयतन जो होता है a क्यूब होता है। a क्यूब बराबर दिया है दोस्तों 81√3 दिया हुआ है, 81√3 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। तो हमको इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है घन का। घन में दोस्तों 6 फलक होती हैं और 6 फलक जो होती हैं वर्गाकार होती हैं और एक वर्ग का क्षेत्रफल a स्क्वायर होता है। तो 6 फलक है तो सबका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 6a स्क्वायर होता है, 6a स्क्वायर होता है। दोस्तों यदि हम लोग a का मान यहाँ से निकाल के रख देंगे तब भी आंसर आ जाएगा। यदि इसमें यहाँ पर देखिए दोस्तों 6 जो है इसमें 6 में 2 गुणे 3 है, यानी ऑप्शन जो है वो 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। तो दोस्तों 2 से सब यहाँ पर चेक करेंगे तो सब कट रहा है, लेकिन 3 से एक ही ऑप्शन कट रहा है और बी वाला। तो ऐसे हम लोग इसको बिना a का मान निकाले यहाँ से लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर
चौथा क्वेश्चन दोस्तों पाई चार्ट से दिया है, हमने अभी इसको पढ़ा दिया है। यदि रसायन विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या में से 3/8 महिला हैं तो रसायन विज्ञान पढ़ाने वाले पुरुष शिक्षकों की संख्या और गणित पढ़ाने वाले यहाँ पर कुल शिक्षकों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों हम लोग पहले निकालेंगे रसायन विज्ञान पढ़ाने वाले पुरुष शिक्षकों की संख्या। दोस्तों हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों 100% बराबर 1600 दिया है, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 1% बराबर 16 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर दिया है रसायन विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षकों का अगर हम परसेंटेज देखें तो यहाँ पर रसायन विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षकों का परसेंट कितना है, 18 है। तो यानी टोटल रसायन विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षक जो हैं 16 × 18 हैं। तो अब यहाँ से अगर हम देखेंगे इसमें से 3/8 महिला हैं, यानी 8 में से 3 महिला हैं, तो पुरुष कितना हो जाएंगी, पुरुष कितना हो जाएंगे, 8 में से 5 पुरुष हो जाएंगे। अब दोस्तों यह हो गया रसायन विज्ञान पढ़ाने वाले पुरुष शिक्षकों की संख्या। दोस्तों यह जो टोटल आया है यह रसायन विज्ञान पढ़ाने वाले पुरुष शिक्षकों की संख्या आ गया है। अब दोस्तों हमको निकालना है गणित पढ़ाने वाले कुल शिक्षकों की संख्या का कितना परसेंट है। तो गणित पढ़ाने वाले कुल शिक्षकों की संख्या कितना है दोस्तों, यहाँ पर 1% बराबर 16 है, तो गणित पढ़ाने वाले 25% है, तो 25 × 16 हो जाएगा, 25 × 16 हो जाएगा। दोस्तों परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से यहाँ पर गुणा कर देंगे। अब दोस्तों 100 से गुणा कर देंगे। अब देखिए 16 से कैंसिल हो जाएगा, 16 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से अगर 25 को 100 से काटेंगे तो 25 चौक को 100 हो जाएगा, और ये 4 दूना के 8 हो जाएगा, और 18 को 2 से काटेंगे तो 9 बार में कैंसिल हो जाएगा, और 9 × 6 45%, यानी यह 45% इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों इसको हम लोग ऐसे बहुत शॉर्टकट तरीके से लगा सकते हैं। अब चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर 5वां क्वेश्चन दिया है दोस्तों 50 संख्याओं का माध्य जो दिया है 24 दिया है। यहाँ पर दोस्तों 50 संख्याओं का माध्य 24 दिया गया था, और बाद में यह ज्ञात हुआ कि दो वस्तुओं को गलती से 38 और 77 के बजाय 83 और 17 पढ़ लिया गया। यहाँ पर देखिए 83 और 17 पढ़ लिया गया था, तो सही माध्य क्या होगा। दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, पहले सही संख्या कितना था और गलत संख्या कितना था दोनों को जोड़ लेंगे, और जितना कम या बेसी होगा उसमें 50 से भाग देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों सही संख्या कितना था, 38 और 77, यहाँ पर 38 और 77 था, और गलत संख्या कितना जोड़ दिया है इसके बजाय दोस्तों 83 और 17 जोड़ दिया है, 83 और 17 जोड़ दिया है। दोस्तों इसको जोड़ेंगे तो 8 7 15 यह 115 आ जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो यह 100 आएगा। यानी गलत संख्या कितना जोड़ दिया है, 100 जोड़ दिया है, और सही संख्या कितना थी दोस्तों 115, और गलत संख्या 100 है। अब दोस्तों यह सही संख्या कितना है, इससे 15 ज़्यादा है, यानी औसत जो है वह ज़्यादा ही आएगा। दोस्तों औसत कितना ज़्यादा आएगा, यह गलत है 100 है और सही 15 है, तो औसत 15 ज़्यादा आएगा। यानी 50 संख्याओं को 15 ज़्यादा होना पड़ेगा, तो एक संख्या को कितना ज़्यादा होना पड़ेगा, 15/50। यहाँ से 15 में 5 से भाग देंगे तो 15 3, यहाँ से 15 में 5 से भाग देंगे तो 5 3 15 हो जाएगा, और एक अंक पे दशमलव लग जाएगा तो 0.3 हो जाएगा। यानी औसत जो है 24 से 0.3 ज़्यादा होगा, तो 24 से 0.3 ज़्यादा करेंगे तो 24.3 इस क्वेश्चन का ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं 6वें क्वेश्चन की तरफ। 6वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया है 3 संख्याओं का योगफल दिया है 272। यदि पहली और दूसरी संख्याओं के बीच का अनुपात 3:5 है और दूसरी और तीसरी संख्याओं के बीच का अनुपात जो है 5:8 है, तो तीसरी संख्या हमको ज्ञात करना है। दोस्तों पहली संख्या हम लोग मान लेते हैं ए, दूसरी संख्या बी और तीसरी संख्या सी। पहली और दूसरी का अनुपात कितना दिया है, 3 और 5 दिया है। दूसरी और तीसरी का अनुपात दोस्तों यहाँ पर 5 और 8 दिया है। देखिए दूसरी संख्या इसमें भी कॉमन है, दूसरी संख्या इसमें भी कॉमन है, इसमें भी 5 दिया है, इसमें भी 5 दिया है। यदि 5 नहीं दिया होता तो हम लोग इसको बराबर कर लेते। तो यहाँ से दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है। अब दोस्तों हमको बोल रहा है तीसरी संख्या हमको ज्ञात करना है, यानी तीसरी संख्या जो है यहाँ पर तीसरी संख्या के रेशियो 8 है, यानी तीसरी संख्या जो है 8 से ज़रूर कटेगी। दोस्तों चलिए हम लोग इसको लगा लेते हैं। तो यहाँ पर सबको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 5 13 3 16 आ जाएगा। दोस्तों टोटल संख्याओं का योग कितना है, 16 है। अब दोस्तों 16 बराबर दोस्तों यहाँ पर दिया है 272, यहाँ पर 16 यूनिट बराबर दिया है 272, तो 1 यूनिट बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 16 हो जाएगा, और यहाँ से 16 हो जाएगा, और 16 के 16 11 बचेगा, 112 हो जाएगा, 16 7 112, यानी 1 यूनिट की वैल्यू बराबर 17 आ गया। अब दोस्तों हमको 8 यूनिट की वैल्यू निकालना है, तो 17 × 8 करेंगे तो 17 कितना होता है 136, यानी तीसरी संख्या जो है 136 हो जाएगी। दोस्तों यहाँ से दूसरी संख्या पूछता तो 17 5 85, पहली संख्या पूछता तो 17 3 51, आंसर आ जाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन 4 वाला सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है
सातवां क्वेश्चन दोस्तों दिया 15% छूट के बाद कोई वस्तु 1190 रुपये में बेची जाती है। 1190 रुपये में बेची जाती है। यदि 12.5% की छूट दी जाती है तो यह वस्तु कितने में बेची जानी चाहिए। अब दोस्तों 15% का मतलब कितना होता है, 3/20 होता है, यानी अंकित मूल्य उसका 20 रहा होगा। अंकित मूल्य उसका 20 रहा होगा तो 3 का उसको डिस्काउंट दिया गया, तो बेचा कितने का है, 17 का बेचा है, या SP हो गया है। और बेचा कितने का है, 17 का बेचा है। अब दोस्तों यहाँ पर 17 की वैल्यू कितना दिया है, 119 दिया है। 17 की वैल्यू यहाँ पर देखिए दोस्तों 1190 दिया है, तो यहाँ पर 17 सत्ते कितना होता है, 17 सत्ते 119 होता है, तो 70 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर MP में यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू बराबर 70 आ गया, तो 20 यूनिट की वैल्यू बराबर 7 दूनी 1400 हो जाएगा। यानी अगर हमको अंकित मूल्य पूछता कितना है तो हम आंसर कितना टिक कर देते, 1400। लेकिन हमको पूछा क्या कि यह वस्तु कितने रुपये में बेची जानी चाहिए यदि 12.5% की छूट दी जाती है। तो दोस्तों 12.5% का मतलब होता है 25/2। 25/2 को अगर हम फ्रैक्शन बदलेंगे तो 100 से भाग दे देंगे, 25/200। 25/200 का मतलब होता है दोस्तों 1/8, यानी उसका मूल्य अंकित मूल्य जो है 8 है, तो उसको 1 डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो बेचा कितने जा रहा है, कितने का है, 7 का बेचा जा रहा है। तो 8 का अगर उसका अंकित मूल्य तो 1 डिस्काउंट दिया गया और 7 को बेचा गया। और दोस्तों यहाँ से हम लोग देखिए काट लेते हैं, तो 8 एकम 8 होता है, 6 बचा, 8 7 56 हो जाएगा, 4 बचेगा, 8 5 40, 175 गुणे 7 कर देंगे तो हमारा यहाँ से 1225 आंसर आ जाएगा। 7 5 35 हो जाएगा, 7 का गुणा 7 में करेंगे 49, 3 52 हो जाएगा, और 7 5 12, 1225 आंसर आ जाएगा। दोस्तों इसको एक और मेथड से लगा सकते हैं, यहाँ पर दिया है 1190 रुपये में बेच रहा है दोस्तों, 15% की छूट दे रहा है, तो यानी 85% का मतलब कितना दिया है, 100, यहाँ पर 1190 दिया है, 1190 दिया है दोस्तों। यहाँ से हमको अब बोला दोस्तों 12.5% की छूट दी जाती है। 12.5% दोस्तों हम यहाँ से अंकित मूल्य क्या मान ली है दोस्तों, यहाँ से अंकित मूल्य मान ली है 100, और 12.5% की छूट जब दी जाती है तो दोस्तों कितना, 85% का मतलब इतना दिया है, और 12.5% छूट देंगे, 100 में 12.5% घटाएंगे तो 87.5 आएगा। और दोस्तों इसको काट देंगे तो हमारा आंसर 17 से काट देंगे, 17 5 85 और 17 7 119 हो जाएगा, और यहाँ से 5 से काटेंगे तो 14 5 70 हो जाएगा, और 14 का गुणा 87.5 में कर देंगे तो 1225 आ जाएगा। देखिए 14 5 70, एक अंक दशमलव लग गया, 14 7 98, 98 साथ जोड़ेंगे तो 105 हो जाएगा, और 14 8 112, और 112 10 122, यहाँ से 1225 हमारा आंसर आ गया। दोस्तों आप जैसे भी चाहें तैसे लगा सकते हैं। दोस्तों चलते हैं अब 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है, वरुण अपने पास रखी धनराशि का जो है 60% अपनी पत्नी को देता है और शेष धनराशि का 20% अपने 3 बच्चों को भी देता है। अब बची हुई धनराशि जो है 3/5 हिस्सा अन्य विविध मदों पर खर्च करता है और 9600 रुपये की शेष राशि को बैंक में जमा करता है। तो आरंभ में वरुण के पास कितनी धनराशि थी। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग लगाते हैं। दोस्तों इसको लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसकी इनकम और सेविंग का रेशियो निकाल कर हम इसको लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसका इनकम को I से लिख लेते हैं और सेविंग को S से लिख लेते हैं। दोस्तों 60% अपनी पत्नी को दे रहा है, यानी 60% का मतलब होता है दोस्तों 3/20 होता है, 20 3 60, 20 25 100, यानी उसके पास 5 रुपया है तो 3 रुपया अपनी पत्नी को दे रहा है। तो बचा कितना रहा है, 2 रुपया बचा रहा है। और बोल रहा और जो शेष धनराशि बची हुई है उसका 20% प्रत्येक अपने 3 बच्चों को दे रहा है। दोस्तों यहाँ पर देखिए उसके 3 बच्चे हैं और एक बच्चे को 20% दे रहा है, तो 3 बच्चों को कितना देगा, 20 3 60% अपने 3 बच्चों को दे देगा। 60% का मतलब कितना होता है, 3/5 होता है, यानी उसके पास 5 रुपया है, 3 रुपया अपने बच्चों को दे देता है, तो बचा कितना रहा है, 2 रुपया बचा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर दिया और जो बची हुई धनराशि उसका 3/5 हिस्सा अन्य विविध मदों पर खर्चा कर दे रहा है, यानी उसके पास अगर 3/5 का मतलब होता है दोस्तों यदि उसके पास 5 रुपया है, यहाँ पर देखिए 5 रुपया है तो 3 रुपया अन्य विविध मदों पर खर्चा कर दे रहा है, तो बचा कितना रहा है, 2 रुपया बचा रहा है। तो टोटल दोस्तों यहाँ से हम लोग सीधा गुणा कर लेंगे तो टोटल इसका रेशियो आ जाएगा। 5 का 3 बार गुणा करेंगे तो 125 आ जाएगा, 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर दिया है और दोस्तों यहाँ पर देखिए ये सेविंग का रेशियो आ गया या इनकम का रेशियो आ गया। तो दोस्तों 8 रुपया बचा रहा है, तो 8 की वैल्यू कितना दिया है दोस्तों, 9600 दिया है। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों यहाँ से निकालेंगे तो 1200 आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू बराबर 1200 आ जाएगी। अब दोस्तों हमको क्या निकालना है,
इसके पास शुरू में कितना इनकम थी दोस्तों, इनकम का रेशियो 125 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू बराबर 1200 है, तो 125 यूनिट की वैल्यू बराबर 125 गुणे 1200 कर देंगे तो 1.5 लाख आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों अब चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों सवाल ये बहुत ही आसान था और हमने इसको आसान बनाया है, नहीं तो यदि आप लोग बेसिक से लगाते तो हो सकता है लंबा पड़ जाए। चलिए दोस्तों चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन दोस्तों है 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6250 रुपये पर 2 वर्ष में हमको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है और जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो जाती है। दोस्तों 8% रेट है और मूलधन कितना दिया है, 6250 दिया है और 2 वर्ष का हमको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। दोस्तों 8% का मतलब होता है कितना, 2/25, यानी उसके पास अगर उसका इनकम 25 है तो उस पर उसको 2 रुपया ब्याज देना पड़ रहा है। तो कितने, अब इसका मूलधन कितने, मिश्रधन कितना हो जाएगा, 25 रुपया मूलधन है और 2 रुपया ब्याज पा रहा है, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 27 रुपया हो जाएगा। अब दोस्तों 2 वर्ष के लिए तो क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। ऐसे ही 3 वर्ष का रहेगा तो क्यूब कर देंगे, 4 वर्ष का रहेगा तो 4 पावर कर देंगे। तो ऐसे हम लोग इसको लगा सकते हैं। तो क्या करेंगे, यह हमारा इनकम का रेशियो है और यह हमारा मिश्रधन ए का रेशियो है। तो दोस्तों 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है और 27 का स्क्वायर कितना होता है, 729 होता है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर मूलधन 625 है और मिश्रधन 729 है, तो ब्याज कितना हो जाएगा, मिश्रधन माइनस मूलधन कितना हो जाएगा, ब्याज 104 हो जाएगा। और यहाँ पर दिया है दोस्तों मूलधन कितना दिया है, 6250 दिया है, यानी 625 यूनिट की वैल्यू बराबर 6250 दिया है। तो 1 यूनिट की वैल्यू बराबर कितना आ जाएगा, 10। ऐसे ही 104 यूनिट की वैल्यू बराबर कितना हो जाएगा, 104 गुणे 10, तो 1040 रुपया इसका ब्याज आ जाएगा। तो इस सवाल को लगाने का ये बहुत शॉर्टकट तरीका था। चलिए दोस्तों यदि आप लोग दोस्तों समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन दोस्तों है यहाँ पर 3 संख्याओं का अनुपात जो दिया है 3, 5, 7 दिया है और उनका लासा जो दिया है, एलसीएम जो दिया है 840 दिया है और एचसीएफ हमको निकालना है। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, तीनों संख्याओं का रेशियो दिया है इनका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो 3, 5, 7 का एलसीएम निकालेंगे तो ये आपस में अभाज्य संख्या है तो आपस में गुणा हो जाएंगी। 7, 5, 35, 3, 105, यानी इसका एक एलसीएम 105 आ रहा है। 105 की वैल्यू कितना दिया है, 840 दिया हुआ है। 105 की वैल्यू कितना दिया है, 840 दिया हुआ है। तो 105 बराबर 840 दिया है तो 1 यूनिट की वैल्यू बराबर निकालेंगे यहाँ से, तो 8 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, 8 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 8 बार में कैंसिल हो जाएगा। और एचसीएफ दोस्तों जो होता है सभी में कॉमन फैक्टर होता है। तो 8 अगर संख्याएं पूछता है दोस्तों तो 8 त्रिका 24 हो जाएगा और 8 त्रिका 24 और 8 पंच 40 और यहाँ पे 8 पंच 40 हो जाएगा और 8 सत्ते 56। संख्या पूछता है दोस्तों तो 24, 40, 56 और एचसीएफ पूछा है तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, यही 8 हो जाएगा। जो सब में कॉमन रहता है वही एचसीएफ होता है। चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन दोस्तों है यहाँ पे 11वां क्वेश्चन दोस्तों है किसी वस्तु को 5.7% लाभ पर बेचा गया है। यदि यह वस्तु 1.2% हानि पर बेची जाती तो 1390 रुपया कम प्राप्त होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर 60 काट से लगाना रहता है दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 5.7% लाभ पर बेच रहा है यानी प्लस में बेच रहा है और 1.2% हानि पर बेच रहा है यानी माइनस में बेच रहा है। तो दोस्तों इसका हम लोग अंतर लेकर यहाँ पर 1390 रुपये के बराबर कर देंगे और 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। दोस्तों 5.75 और 1.2 का अंतर निकालेंगे तो यहाँ पर आपस में माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा। तो 5.75 और 1.2% आपस में जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5, 1, 6 हो जाएगा और 7, 2, 9 हो जाएगा, यानी 6 यहाँ पर 9.5% बराबर कितना हो गया, 1390 हो गया, 1390 हो गया दोस्तों यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 के बाद दशमलव है, अगर इसको दशमलव हटाना पड़ेगा तो 100 से इधर गुणा करना पड़ेगा और 100 से इधर गुणा करना पड़ेगा, तब जाकर दशमलव हमारा यहाँ से हटेगा। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग 1% की वैल्यू निकाल कर 100 से गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 139 पछे कितना होता है, 695। 139 पछे दोस्तों कितना होता है, 139 पछे 695 होता है। देखिए 5 से गुणा करने 5 9 45, 13 5 6 65, 4 69, यानी 5% बराबर हमारा कितना आ गया, 5% बराबर दोस्तों यहाँ से आ गया हमारा 5% बराबर यहाँ पर करेंगे तो 1000 आ गया दोस्तों, 5% बराबर 1000 आ गया। और दोस्तों हमको 100% निकालना है तो क्या करेंगे दोस्तों, 100% निकालना है तो इसमें भी 20 से गुणा करना पड़ेगा और इसमें भी 20 से गुणा करना पड़ेगा। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 3 2 है और इसमें 1 0 ये है, 4 0 हो जाएगा तो 20,000 इसका आंसर आ जाएगा।
तो दोस्तों ये सवाल को लगाने का बहुत शॉर्टकट तरीका था। दोस्तों अगर इसको हम लोग बेसिक से लगाते तो क्या करते, हम लोग मान लेते कि CP कितना था 100 था, जब उसको लाभ पर बेचा है तो कितना 105.75 पर बेचा है, जब हानि पर बेचेगा तब कितने का बेचेगा, तो यहाँ से 98.8 हानि पर बेचेगा। अब दोस्तों क्या करेंगे 98.8 और 105.75, तो दोस्तों इससे कितना कम बेच रहा है, इससे बेच रहा है दोस्तों 6.95, इसका अंतर लेंगे तो इतने कम बेच रहा है दोस्तों। इसी को 1390 के बराबर करके इस CP में गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया है, 12वां क्वेश्चन दोस्तों दिया है 4 mm त्रिज्या वाले 144 मीटर लंबे तार को गोला बनाने के लिए पिघलाया जाता है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, यह मानते हुए कि पदार्थ का अपव्यय नहीं हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बेलन का आयतन और गोले का आयतन आपस में बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन दोस्तों होता है πr² h होता है, और गोले का आयतन कितना होता है 4/3 होता है, πr³ होता है, 4/3 πr³ होता है। दोस्तों हम लोग क्या करें, यहाँ पर R1 मान लेते हैं और यहाँ पर R2 मान लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ से करेंगे तो पाई से कैंसिल हो जाएगा। R का मान दोस्तों यहाँ पर दिया है 4 दिया है, यहाँ पर बेलन का रेडियस जो दिया है 4 दिया है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक को 16 हो जाएगा। और यहाँ पर बेलन की लंबाई कितना दिया है 144 मीटर दिया हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए 144 mm दिया है तो h का मान रखेंगे। अब दोस्तों h का मान यहाँ पर कितना रखेंगे 144 रखेंगे, और यहाँ पर देखिए दोस्तों 4/3 है और इसको R2 के क्यूब के बराबर कर देंगे, R2 के क्यूब के बराबर कर देंगे। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो 4 चौक को 16 हो जाएगा, और ये 3 नीचे है, अगर इधर जाएगा तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 144 में ये 144 12 का स्क्वायर है और ये 12 ये है, तो 3 12 है, R³ बराबर दोस्तों 12 × 12 3 बार है, तो R बराबर कितना हो जाएगा, R बराबर हमारा यहाँ पर 12 आ जाएगा, R बराबर 12 आ जाएगा, R बराबर 12 आ जाएगा। दोस्तों ये 12 क्या है, ये गोले का रेडियस है, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr² होता है, 4πr² होता है। तो 4π कर देंगे, R² करेंगे तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो 4 × 144 करेंगे तो 4 चौक को 16, 14 चौक को 56, 1 57 पाई इसका आंसर आ जाएगा। तो इस सवाल को लगाने का ये मेथड बहुत सही है। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन है दोस्तों, 13वां क्वेश्चन दोस्तों, नवीन जो है सुमन और आर्या दोनों से ऋण लेता है जो कुल मिलाकर 9400 रुपये हैं। सुमन प्रति वर्ष 12.5% साधारण ब्याज की मांग करती है, जबकि आर्या प्रति वर्ष 10.5% ब्याज की मांग करती है। एक वर्ष में नवीन द्वारा दिया गया कुल ब्याज जो है 1063 है, तो आर्या से उधार ली गई राशि ज्ञात करें। दोस्तों इस सवाल को हम लोग 2 तरीके से लगा सकते हैं। एक तो बेसिक से दोस्तों हम लोग कैसे लगाएंगे, हम लोग मान लेंगे कि जिसका पूछा है आर्या से पूछा है तो इसी को हम लोग x मान लेंगे, ताकि हमको बाद में घटाना नहीं पड़ेगा। तो आर्या से उधार ली गई राशि हम लोग x मान लेंगे, तो यहाँ पर सुमन से उधार ली गई राशि कितना होगा 9400 हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा, 9400 माइनस x, जो बचेगा वो आर्या से वो सुमन से हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर सुमन से कितना ब्याज ले, सुमन से को उसको कितना ब्याज देना पड़ रहा है 12.5%, 12.5% करेंगे तो यहाँ से 25/2 करेंगे, 25/2 करेंगे, मूलधन हो गया, दर हो गया और समय 1 साल है, और 100 से भाग करेंगे तो 200 हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों इसमें करेंगे, यहाँ पर मूलधन हो गया दोस्तों, यहाँ पर मूलधन हो गया और आर्या से कितना धनराशि ले रहा है दोस्तों, यहाँ पर देखिए सुमन का जो दिया है यहाँ पर सुमन का 12.5 से इसमें दोस्तों गुणा करेंगे। ऐसे ही करके अगर 1063 के बराबर कर देंगे दोस्तों यहाँ पर, तो x का मान 5600 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग ऐसे लगाएंगे तो बहुत हमको टाइम लग जाएगा, लेकिन हम लोग ऐसे एग्जाम में नहीं करना है। अब हम लोग लगाएंगे यहाँ पर एलिगेशन मेथड, जो सवाल को बहुत ही आसान बना देगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सुमन लिख लेते हैं और यहाँ पर आर्या को a से डिनोट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सुमन को कितना ब्याज देना पड़ रहा है 12.5%, 12.5% का मतलब दोस्तों होता है 25/2 होता है, और यहाँ पर आर्या को कितना ब्याज देना पड़ रहा है 10.5%, 10.5% का मतलब होता है दोस्तों 21/2। अब दोस्तों टोटल धनराशि उसने 9400 रुपया लिया है और 1063 रुपया उसने ब्याज दे दिया। तो यहाँ से अगर रेट निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पर भी देखिए रेट का रेशियो हम निकाल रहे हैं, तो रेट का रेशियो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा
1063 उसको ब्याज देना पड़ रहा है। किस पर ब्याज देना पड़ रहा है? 9400 पर ब्याज देना पड़ रहा है। अब दोस्तों परसेंटेज लाने के लिए 100 से गुणा करेंगे तो ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये नीचे का 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पर टोटल ब्याज जो होता है बीच में हम लोग टोटल ब्याज लिख लेंगे 1063/94 लिख लेंगे। अब दोस्तों अगर हम लोग इसका और इसका आपस में अंतर निकाल लेंगे तो आर्या से ली गई धनराशि और सुमन से ली गई धनराशि यहाँ पर इसका रेशियो आ जाएगा, तो वहाँ से हम लोग लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पर अगर हम लोग इसको आसान बनाएं तो क्या करेंगे, सबके हर का एलसीएम लेके इसी में गुणा कर देंगे। दोस्तों 94 में तीनों में गुणा करेंगे तो 94 में 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 47 बचेगा और 94 इसको काटेंगे यहाँ पर भी 47 बच जाएगा और ये इसमें 94 से गुणा करेंगे 1063/94, 9400 कट जाएगा। अब दोस्तों हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इसका डिफरेंस निकाल लेंगे। चलिए दोस्तों हम लोग निकालते हैं डिफरेंस यहाँ से। अब दोस्तों यहाँ पर 25 गुणे 47 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 25 गुणे 47 करेंगे तो 25 7 175 और 25 चौक 100 और 111 कितना हो गया, यहाँ पर 175, 225 7 175, 17 एलसीएम बच रहा है, 25 चौक 100 और 117 कितना हो गया, 117 हो गया, यानी सुमन का रेशियो कितना है 1175। ऐसे ही आर्या का रेशियो निकालेंगे, यहाँ पर 47 गुणे 21, तो 21 में 47 से गुणा करेंगे तो 47 1 47 और 47 दूनी 94, 94 4 98 हो जाएगा, 94 4 98 हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करेंगे 1175 और 1063 का डिफरेंस हम लोग यहाँ से निकालेंगे, 1175 और 1063 का डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पर 112 आ जाएगा और 987 1063 का डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ से कितना दोस्तों आ जाएगा, यहाँ पर 76 आ जाएगा। अब दोस्तों सुमन से ली गई धनराशि का रेशियो 76 है और आर्या से ली गई धनराशि का रेशियो कितना है 112। दोस्तों इसको अभी हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 4 से 19 से यहाँ पर 4 से काटेंगे तो यहाँ पर 19 बचेगा, 4 से काटेंगे तो यहाँ पर 28 बचेगा। अब दोस्तों यह 19 सुमन से ली गई धनराशि का रेशियो है और 28 आर्या से ली गई धनराशि का रेशियो है। 19 से 28 जोड़ देंगे तो कितना दोस्तों आ जाएगा 47। इसी 47 की वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 9400, इसी 47 की वैल्यू यहाँ पर 9400 दिया है, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, तो 1 यूनिट बराबर दोस्तों यहाँ पर कितना आ जाएगा 47 बराबर 9400, तो 1 यूनिट बराबर यहाँ पर 200 आ जाएगा। अब हमको निकालना है आर्या से ली गई धनराशि पूछा है यहाँ पर, तो आर्या से ली गई धनराशि का रेशियो 28 यूनिट है, तो 1 यूनिट बराबर 200, तो 28 यूनिट बराबर 28 दूनी 5600, यहाँ से आंसर आ जाएगा। दोस्तों यह थोड़ा सा कठिन है, लेकिन यदि आप लोग एक बार लगा लेंगे तो इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों जब आप लोग इसको पेन कापी से लगाएंगे तो इसको बहुत शॉर्टकट तरीके से जल्दी से लगा सकते हैं। इस पर क्योंकि ज़्यादा स्पेस नहीं है इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जा रहा है। चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर है, पुरुष और महिलाओं की दैनिक मजदूरी का अनुपात 4:3 है। दोस्तों हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं मेल और यहाँ पर लिख लेते हैं फीमेल, और इनकी एक दिन की मजदूरी का अनुपात कितना है 4 और 3 है। बोला है 15 पुरुष हैं और 25 महिलाएं कुल मिलकर 5400 रुपया कमाती हैं। तो एक पुरुष एक दिन में 4 रुपया कमा रहा है, तो 15 पुरुष मिलकर कितना कमाएंगे, 15 चौक को 60 रुपया कमा जाएंगे, और एक महिला एक दिन में 3 रुपया कमा रही है, तो 25 महिला एक दिन में कितना कमा पाएगी, 25 या 75। दोस्तों हम इसको रुपये में इसलिए कर रहे हैं थोड़ा सा बोलने में आसानी हो और आप लोग को समझने में भी आसानी हो, तो 25 या 75 हो जाएगा। अब दोस्तों अब लोग हम 60 रुपया और 75 रुपये को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 60 75 जोड़ेंगे तो 135 हो जाएगा। 135 की वैल्यू कितना दिया है 5400 दिया है। यहाँ पर देखिए 135 की वैल्यू 5400 दिया है, तो एक की वैल्यू कितना है ये दोस्तों 540 जो है 4 बार में कट जाएगा। देखिए 4 5 20 और 13 चौक को 52, 52 2 54 हो जाएगा, यानी 1 यूनिट की वैल्यू बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब दोस्तों हमको निकालना क्या है, एक पुरुष और 5 महिलाओं की कुल मजदूरी कितना है। तो एक पुरुष एक दिन में कितना कमा रहा है 4 रुपया कमा रहा है, और एक महिला एक दिन में 3 रुपया कमा रही है, तो 5 महिला एक दिन में कितना कमाएंगी, 5 3 15 रुपया कमाएंगी। दोस्तों यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों 5400 दिया, देखिए तो 1 यूनिट के बराबर 40 आ जाएगा। अब दोस्तों टोटल कितना रुपये ये सब कमा रहे हैं, 15 4 19 रुपया कमा रहे हैं, तो 1 यूनिट की वैल्यू बराबर दिया है यहाँ पर 40, तो 19 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 19 गुणा 40 हो जाएगा, तो 19 चौक को 76, यानी एक पुरुष और 5 महिला मिलकर 19 चौक 76 760 रुपया कमा लेंगी। इनकी मजदूरी 760 रुपया होगी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन दोस्तों दिया, किसी बेलन और गोले की त्रिज्या जो है कि माप 10.5 सेंटीमीटर, इन दोनों के आयतन भी बराबर हैं, तो बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा।
अब दोस्तों हमको यहाँ पर बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, बेलन का आयतन और यहाँ पर गोले का आयतन बराबर दिया है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। और यहाँ पर दिया है गोले का आयतन 4/3 होता है, पाई आर क्यूब होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। दोस्तों यहाँ पर दिया है दोनों की रेडियस जो है 10.5 है, जो कि बराबर है। दोस्तों यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा और देखिए रेडियस बराबर है, तो ये आर स्क्वायर इस आर क्यूब से कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग अब दोस्तों देखिए यहाँ पर अगर हम लोग आर का मान कितना रखेंगे, 10.5 रखेंगे, तो एच का मान हम लोग यहाँ से निकाल पाएंगे। तो हम लोग आर का मान यहाँ पर 10.5 रखते हैं, 4/3। आर का मान 10.5 का मतलब होता है 21/2 होता है, 21/2 होता है। तो 3 7 21 हो जाएगा और 2 दूना के 4 हो जाएगा। तो एच बराबर हमारा यहाँ से कितना आ गया, 2 7 14 आ गया। और बेलन का वक्रपृष्ठ निकालना है हमको। बेलन का वक्रपृष्ठ कितना होता है, 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच होता है। तो यहाँ से 2 पाई आर एच बराबर निकालेंगे तो क्या करेंगे, 2 और पाई का मान 22/7 रख देंगे यहाँ पर, पाई का मान 22/7 रख देंगे दोस्तों यहाँ पर। और आर का मान कितना हम लोग निकालें, आर का मान दिया है इसमें 21/2 दिया है यहाँ पर। और एच का मान हम लोग 14 निकालने हैं, 14 निकालने। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 7 दूना 14, यहाँ पर 14 14 से कैंसिल हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर कितना कर देंगे, 22 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 22 गुणे 2 44, और 44 गुणे 21 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 21 चौक 84 हो जाएगा। और 21 चौक 84 यहाँ पर देखिए दोस्तों 21 चौक 84 के 4 हो जाएगा, और 21 चौक 84 8 करेंगे तो 92, यानी 924 हमारा आंसर आ जाएगा। दोस्तों इस सवाल को लगाने का सबसे बेहतर तरीका है कि आप पहले ही चेक कर लें कि ऑप्शन किससे कट रहा है। अब दोस्तों देखिए बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई आर एच होता है। बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है। तो इसमें देखिए दोस्तों पाई छिपा हुआ है, और पाई का मान बोल रहा है कि 22/7 रखें। जब पाई का मान 22/7 रखेंगे तो यहाँ पर देखिए 22 जो है 2 गुणे 22 जो 2 गुणे है 11 से मिलकर बना हुआ है, यानी ऑप्शन जो होगा 11 से ज़रूर कटेगा। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो 11 से नहीं कट रहे हैं, एक ही ऑप्शन जो 2 वाला है ये 11 से कट रहा है। तो आप लोग इसको सेकंडों में लगाकर आंसर टिक करके आगे जा सकते हैं। दोस्तों 11 से कटने के लिए नियम क्या है, 11 से कटने के लिए दोस्तों जो है एक अंक बीच में छोड़ाकर और अन्य 2 अंकों का डिफरेंस जो होता है दोस्तों उसको 11 से वो 0 आना चाहिए या 11 से कटना चाहिए, तभी वह पूरी संख्या कटनी चाहिए, तभी वह पूरी संख्या 11 से कट पाएगी। दोस्तों 9 4 कितना होता है 13, 13 और 3 का अंतर लेंगे तो 10, 10 जो है 3 से नहीं कटेगा, यह ऑप्शन नहीं हो पाएगा। ऐसे ही तीसरा वाला देखते हैं, 8 और 4 को जोड़ देंगे, 8 4 12 और 12 2 का अंतर करेंगे 10, यानी ये भी ऑप्शन 11 से नहीं कटेगा। 9 और 0 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 2 का अंतर लेंगे तो 7, यानी यह भी ऑप्शन 11 से नहीं कटेगा। अब दोस्तों ऐसे ही दूसरा ऑप्शन हम चेक करें तो 9 और 4 का जोड़ देंगे तो कितना होएगा दोस्तों, 9 4 13 हो जाएगा, और 13 में 2 घटा देंगे ये 11 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी जो 11 है 11 से कट जाएगा, यही वाला ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों इसको हम लोग एग्ज़ाम में ऐसे टाइम बचाने के लिए कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन दिया है दोस्तों, शंकु के आधार का क्षेत्रफल जो होता है यहाँ पर दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 550 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसका आयतन ज्ञात करें। दोस्तों यहाँ पे शंकु का आधार का क्षेत्रफल कितना है, 154 दिया है। तो शंकु का आधार जो होता है दोस्तों एक वृत्त होता है, तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल जो होता है एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, वह यही शंकु के आधार का क्षेत्रफल होता है। तो इसको कर देंगे 154 के बराबर। दोस्तों यहाँ से पाई जब इधर नीचे लाएंगे तो 22 नीचे हो जाएगा, और 22 नीचे हो जाएगा और 7 ऊपर चला जाएगा। अब दोस्तों 22 7 154 होता है, तो आर स्क्वायर बराबर 49 हो जाएगा, तो आर बराबर यहाँ से 7 आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर दिया है शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 550 यहाँ पर दिया है। तो शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है, पाई आर यल होता है, पाई आर यल होता है। पाई आर यल बराबर कितना दिया है दोस्तों, 50 दिया है, यहाँ पर 550 दिया है, पाई आर यल बराबर 550 दिया है। पाई का मान दोस्तों यहाँ पर 22/7 जब रखेंगे तो यहाँ पर देखिए
11 से काट देंगे, 11 दूनी 22 हो जाएगा, और यहाँ से 11 से काटेंगे तो 11 पछे 55 हो जाएगा, और ये इसको काटेंगे 50 से तो 25 हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ से r का मान यदि हम लोग 7 रखेंगे यहाँ पर देखिए, तो ये 7 और r आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो l बराबर 25 आ गया, r बराबर 7 आ गया। दोस्तों l बराबर कितना आ गया, यहाँ पर l बराबर 25 आ गया और r बराबर 7 आ गया, r बराबर 7 आ गया। दोस्तों यहाँ पर दिया है इसका आयतन ज्ञात करें। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर यच होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर यच होता है। दोस्तों यहाँ पर हमको यच का मान निकालना है, तो चलिए दोस्तों हम लोग एक शंकु बनाते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमने एक शंकु बना दिया, और शंकु की रेडियस जो दोस्तों यहाँ पर हमने कितना कर दिया, 7 दिया है शंकु का रेडियस, यहाँ पर 7 करेंगे, और यल यहाँ पर यल का मान 25 है। यल क्या होती है दोस्तों, तिरछी ऊंचाई होती है, और हाइट हमको निकालना रहेगा, तो 25 का स्क्वायर और -7 का स्क्वायर करेंगे तो 576 आ जाएगा, और 576 का अंडर रूट करेंगे तो 24, यानी एच का मान 24 आ जाएगा। यहाँ पर एच का मान 24 आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम लोग मान रख दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए 1/3 यहाँ पर हो गया, पाई का मान 22/7 रख देंगे, और r स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, r स्क्वायर बराबर यहाँ पर 49 हो जाएगा, और यश का मान रखेंगे दोस्तों कितना आएगा, यश का मान हमारा यहाँ पर 24 हम लोग लाए थे। अब दोस्तों इसको हम लोग कैंसिल कर दें तो हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। देखिए 7 से कटेंगे 7 से 49 हो जाएगा, और 3 से काटेंगे 3/24 हो जाएगा। तो यहाँ पर 56 × 22 कर देंगे दोस्तों, यहाँ पर 56 × 22 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 56 दूनी 56 का गुणा 2 में करेंगे तो 112 होता है, 11 कैरी बचेगा, और 56 दूना 112, 10 22 तो 121, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन कितना आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गुणा करने में लगता है मिस्टेक हो गया है। 56 गुणा 2 में करेंगे तो 56 दूनी कितना होता है, 112 होता है, कैरी 2 का बचा, और 56 दूना 112, और 112 में 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 112, 10 22 123 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1232 हमारा आंसर आ जाएगा। दोस्तों इसमें भी हमको कुछ नहीं करना। यदि दोस्तों हम लोग यह इसको शॉर्टकट तरीके से लगाएं तो क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर एच, इसमें भी दोस्तों पाई है, इसमें भी पाई है, और पाई का मान जब 22/7 रखेंगे तो यानी ये 22 जो है 2 गुणे 11 से मिलकर बना हुआ है, यानी ऑप्शन जो है 11 से ज़रूर कटेगा। तो इसमें भी देखिए दोस्तों 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो 11 से नहीं कट रहे हैं, और यही ऑप्शन है जो 11 से कट रहा है। तो आप लोग ऐसे इसको बहुत कम ही समय में लगा सकते हैं। दोस्तों हमने परीक्षा में इसी को फॉलो किया है, इसीलिए हम सभी क्वेश्चन कर पाए हैं, नहीं तो यदि आप लोग बेसिक से लगाएंगे तो सारे क्वेश्चन हो सकता है नहीं कर पाएँ। चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ। 17वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया है। दोस्तों हमारा एक ऐसा क्वेश्चन था जो गलत हुआ था, इसको हमने गलती से लगाया तो सही था, लेकिन ऑप्शन चूज करने में हमने गलती कर दिया। इसमें हमने ऑप्शन चूज 3 वाला किया था जो कि गलत था। दोस्तों यहाँ पर अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, पहले छोटा वाला कोष्टक सॉल्व करेंगे, उसके बाद बड़ा वाला, फिर उसके बाद बाहर। तो क्या करेंगे दोस्तों, छोटा वाला कोष्टक सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 36 18 हो जाएगा, 18 1 19/6 हो जाएगा, और बीच में माइनस है, और यहाँ पर 3 दूना के 6, और कितना हो जाएगा 3 दूना 6 1 7/3 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हर बराबर कर देंगे, 2 से इसमें गुणा कर देंगे, 2 से इसमें गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 7 दूनी 14, 19 में से 14 घटाएंगे तो 5/6 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों बाहर माइनस लगा हुआ है, तो हम लोग बाहर अब छोटे कोष्टक के बाहर चलते हैं, तो देखिए माइनस यहाँ पर लगा जहाँ पर हम बिंदी दिए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, 4 चौक को 16 3 19 बटे यहाँ से 4 कर देंगे, 19/4 - 5/6। अब दोस्तों इसका हम लोग सॉल्व करेंगे तो 6 4 का एलसीएम कितना होता है, 12 होता है, 4 3 12 होता है, 19 3 57 होता है। ऐसे 6 दूनी 12 होता है, 5 दूनी 10 होता है। तो 57 में से 10 जाएगा तो दोस्तों कितना बचेगा, 57 में से 10 जाएगा तो 47/12 हो जाएगा, 47/12 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से 47/12 हो गया हमारा। अब यहाँ बाहर देखिए दोस्तों 1/3 बचा हुआ है, तो 1/3 इसमें और जोड़ देंगे, तो हर में 4 से गुणा कर देंगे और ऊपर भी 4 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 47 4 51। तो 47 4 51/12, यानी ऊपर टोटल 51/12 आ गया दोस्तों, यानी हमारा ऊपर टोटल 51/12 आ गया। अब दोस्तों ऐसे ही नीचे हम लोग देख लेते हैं। नीचे दोस्तों देखिए यहाँ पर 1/5 भागे 1/5, 1/5 में 1/5 से भाग देंगे तो 1 बचेगा, यानी
कोष्टक में कितना बचा, 1 गुणे 1/5, यानी इस कोष्टक में 1/5 बचा हुआ है। अब पहले कोष्टक में दोस्तों देख लेते हैं। यहाँ पर पहले हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो आप है पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो 1/5 गुणे 1/5 कितना होता है, 1/25 हो जाएगा। 1/25 में 1/5 से भाग देंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा, तो 5/25 हो जाएगा। 5/25 का मतलब होता है 1/5। अब दोस्तों 1/5 ये भी, 1/5 ये भी, और बीच में भाग का निशान। तो 1/5 में 1/5 से भाग देंगे तो 1 ही आएगा, तो नीचे 1 से गुणा कर देंगे। दोस्तों अभी क्या होगा, 51 में 12 से भाग दे देंगे, कितनी बार में कटेगा, तो 12 चौक 48 होता है, और 48 3 51 होता है। तो जब पॉइंट लगाएंगे तो 30 हो जाएगा, तो 12 दूनी 24, 6 बचेगा, और 6 जब 60 हो जाएगा तो 12 5 60, यानी दोस्तों यहाँ पर 4.25 हमारा आंसर एग्जैक्ट आ रहा है। और दोस्तों हमको इसी को देखना है कि 4.25 किसके बीच में आ रहा है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए 4 वाला ऑप्शन देखिए, या 4.0 से स्टार्ट किया है, हमको 4.2 से स्टार्ट करना है। ये 4.3 से स्टार्ट किया है, हमको 4.2 से स्टार्ट करना है, यानी ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। दोस्तों यह देखिए 4.6 से स्टार्ट किया है, हमको 4.2 से स्टार्ट करना है, तो दोस्तों यह भी नहीं हो सकता। अब दोस्तों ऐसे ही पहला वाला ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर 4.2 से स्टार्ट किया, 4.2 से स्टार्ट किया, यहाँ पर 4.3 में लाकर ख़त्म कर दिया। तो दोस्तों इसी के बीच में 4.2 आएगा। दोस्तों चौथा वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर देखिए 4.0 से स्टार्ट किया है, इसके बीच में तो 4.2 आ जाएगा, लेकिन 4.1 ले जाकर ख़त्म आ देखिए 4.0 से स्टार्ट किया है तो इसके आगे 4.2 आएगा, लेकिन 4.1 पे लाकर ख़त्म कर दे रहा है, जो कि 4.2 से कम ही है। तो इसीलिए चौथा वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन जो है 2 वाला यही हो सकता है, और यही सही होगा। दोस्तों इसको हमने चूज करने में गलती कर दी है। देखिए हमने इसको ऑप्शन 3 वाला चूज कर लिया, बाकी हमने सभी क्वेश्चन सही किए हैं। दोस्तों चलिए चलते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ। 18वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है, किसी कक्षा में छात्रों की के समूह की औसत आयु जो है 15.5 वर्ष दिया है, और 14.5 वर्ष की औसत आयु वाले 15 नए छात्र समूह में शामिल हो जाते हैं, जिसके कारण कक्षा में छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष हो जाती है। तो आरंभ में कक्षा में उपस्थित छात्रों की संख्या हमको निकालना है। दोस्तों इस सवाल को हम आपको बहुत शॉर्टकट तरीके से बताएंगे, और बहुत कम ही समय में आप लोग इसको लगा सकते हैं। यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि पहले कक्षा में x छात्र थे, और इनकी औसत आयु कितना दिया है, 15.5 वर्ष दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि 15 छात्र और आ जाते हैं। इसमें क्या होता है कि 15 छात्र और आ जाते हैं, और जिनकी औसत आयु 14.5 है। और जब सब लोग आ जाते हैं तो कितने छात्र हो जाते हैं, अब वर्तमान में कितने छात्र हो जाते हैं, x + 15 छात्र हो जाते हैं। अब x + 15 छात्रों की औसत आयु कितना हो जाती है, 15 वर्ष हो जाती है। तो हमको क्या करना है दोस्तों, आरंभ में छात्रों की संख्या हमको निकालना है। तो चलिए दोस्तों हम लोग आरंभ में छात्रों की संख्या निकालते हैं। यहाँ पर हम लोग आरंभ में छात्रों की संख्या x माने। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि टोटल औसत कितना दिया है, 15 दिया है। अब यहाँ पर टोटल औसत यहाँ पर x छात्र का औसत कितना दिया है, 15.5 दिया है। कितना ज़्यादा है दोस्तों, 0.5 ज़्यादा है। 0.5 ज़्यादा का मतलब है, तो 0.5 ज़्यादा है, तो यहाँ पर 100 लोग हैं तो कितना ज़्यादा होगा, 0.5 ज़्यादा होगा। 0.5 का मतलब होता है 1/2। ऐसे ही दोस्तों इसको किसके बराबर कर देंगे, इसको बराबर कर देंगे दोस्तों, यहाँ पर 15 छात्र के बराबर कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर दिया है सबका औसत कितना दिया है दोस्तों, 15 दिया है, और जो कि 15 छात्रों का औसत 14.5 दिया है। तो यह इसके औसत से कितना कम है, इसके औसत से 1/2 कम है, यानी 0.5 ज़्यादा है। तो 15 लोग हैं तो एक लोग का 1/2 ज़्यादा है, एक लोग का 1/2 कम है, तो 15 लोगों का 15/2 कम हो जाएगा। तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, और x = 15 यहाँ से हमारा शॉर्टकट आंसर आ जाएगा। दोस्तों इस सवाल को लगाने का बहुत शॉर्टकट तरीका है, और इससे ज़्यादा शॉर्टकट नहीं हो सकता है। चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ। 19वां क्वेश्चन दोस्तों है, यदि कोई व्यक्ति 8.5 किलोमीटर घंटा की बजाय 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वह 14 किलोमीटर अधिक चलेगा। उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी क्या होगी। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर टाइम बराबर दिया हुआ है, और उतने ही टाइम में दोस्तों 14 किलोमीटर अधिक चल रहा है। दोस्तों स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। यदि दोस्तों यहाँ पर टाइम बराबर है तो जो स्पीड का रेशियो होता है वही डिस्टेंस का रेशियो हो जाता है। जो स्पीड का रेशियो है वही डिस्टेंस का रेशियो हो जाता है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पहले स्पीड का रेशियो निकालेंगे। तो पहले दोस्तों वह
8.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है। तो 8.5 किलोमीटर का मतलब क्या होता है दोस्तों, 8 दूनी 16, 17/2 होता है, 17/2 होता है। और अब उसकी चाल कितना होती है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो इसका रेशियो लेंगे तो 2 से गुणा करेंगे तो स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा और 24 आ जाएगा। यानी दोस्तों यही डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा, यही जो हमारा डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा। यानी पहले 17 किलोमीटर चल रहा था तो अब 24 किलोमीटर चल रहा है। तो कितना ज़्यादा चल रहा है दोस्तों, यहाँ से कितना ज़्यादा चल रहा है, तो 7 किलोमीटर ज़्यादा चल रहा है। यहाँ पर 7 की वैल्यू दिया है 14, तो एक यूनिट की वैल्यू बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी हमको निकालना है। दोस्तों वास्तविक दूरी 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला है, यानी जो स्पीड कम वाली होगी यही उसकी वास्तविक दूरी होगी। तो दोस्तों यहाँ पर 17 में 2 से गुणा कर देंगे तो 34, इसके द्वारा वास्तविक चली गई दूरी हो जाएगी। दोस्तों उसके द्वारा वर्तमान में चली गई दूरी पूछता है तो 24 गुणे 2 हो जाता है, तो 24 दूनी 48 हो जाता है। तो ऐसे हम लोग सवाल को लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं 20वें क्वेश्चन की तरफ। 20वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है, 20वां क्वेश्चन दिया है दोस्तों। इस सवाल को हमने पढ़ चुका है। अब चलिए हम लोग डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, डायरेक्ट इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। दोस्तों 1% की वैल्यू हमारी यहाँ पर आई थी कितना, यहाँ पर 16 आया था। 100% बराबर 1600, तो 1% बराबर 16। बोला है अकाउंटेंसी पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या में 25% की वृद्धि होती है। अब दोस्तों यहाँ पर अकाउंटेंसी कहाँ है, अकाउंटेंसी दोस्तों यहाँ पर दिया है 8 होता है, तो 16 गुणे 8 कर देंगे। और बोल रहा है कि इसमें कितना 25% की वृद्धि होती है। 25% का मतलब दोस्तों होता है 1/4 होता है। 25% का मतलब होता है 1/4, यानी उनकी संख्या 4 है तो 1 वृद्धि हो रही है, 5 हो जा रही है। अब दोस्तों इसको अगर हम लोग काटेंगे तो कितना, 4 दूना 8 हो जाएगा, यहाँ से काटेंगे 5 दूना 10 हो जाएगा, 16 गुणे 10 कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। यानी अकाउंटेंसी पढ़ाने वाले शिक्षकों की वर्तमान में संख्या कितना है, 160 है। और बोला अर्थशास्त्र पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या में 25% की कमी होती है। और दोस्तों अर्थशास्त्र यहाँ पर कितना है, 16 है, तो 1% बराबर कितना है दोस्तों, 16 है। 1% बराबर 16 है, तो 16% बराबर 16 गुणे 16 256 हो जाएगा, 256 हो जा रहा है। बोल रहा है कि इसमें कितना कमी हो रही है, 25% की कमी हो रही है। 25% का मतलब यदि उनकी संख्या 4 है, 25% का मतलब होता है 1/4, यानी उनकी संख्या 4 है तो 1 कमी हो रही है, 3 हो रही है। तो 256 को 4 से काटेंगे तो 4 छक्का 24 हो जाएगा, और 4 चौक को 16। 64 गुणे 3 करेंगे कितना आ जाएगा, 64 गुणे 3 करेंगे 3 चौक को 12, 3 छक्का 18, 1 19 हो जा रहा है। तो बोल रहा है कि अकाउंटेंसी और अर्थशास्त्र पढ़ाने वाले शिक्षकों की वर्तमान में कुल संख्या कितनी है। तो इनकी संख्या कितना है दोस्तों, देखिए अकाउंटेंसी यहाँ पर 160 है और यहाँ पर देखिए अर्थशास्त्र 192, तो इनकी टोटल संख्या कितना है, जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा, 9 6 15 हो जाएगा, यहाँ पर 1 1 2 हो जाएगा और हासिल 1 3 हो जाएगा। यानी इनकी संख्या कितना हो गया, 392। तो यह हमारा 4 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं 21वें क्वेश्चन की तरफ। 21वां क्वेश्चन दोस्तों है यहाँ पर दिया हुआ है। 21वां क्वेश्चन दिया दोस्तों, किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं बॉय और यहाँ पर गर्ल लिख लेते हैं। इनकी संख्या का अनुपात 17 और 12 है। और विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 1305 है। तो विद्यालय में लड़कों की कुल संख्या हमको निकालना है। दोस्तों लड़कों की संख्या का रेशियो 17 है, यानी जो ऑप्शन होगा 17 से ज़रूर कटेगा। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, अन्यथा आप क्या कर सकते हैं, 17 12 जोड़ेंगे तो 29 आ जाएगा, 17 12 जोड़ेंगे तो 29 आ जाएगा। अब 29 बराबर कितना दिया है, 29 बराबर दोस्तों यहाँ पर दिया है 1305 दिया है, तो 1 यूनिट बराबर करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 30 चौक को 120 होता है, 29 चौक को कितना होता है 116 होता है, तो 14 बचेगा, तो 29 पछे 145, यानी 1 यूनिट की वैल्यू बराबर 45 आ गई। तो 17 यूनिट की वैल्यू बराबर कितना आ जाएगा, तो 17 गुणे 45 आ जाएगा, तो 17 पछे 85 हो जाएगा, 8 बचा, यहाँ पर 17 चौक को 68, 68 8 76 हो जाएगा। तो यहाँ पे लड़कों की संख्या कितना हो जाएगी, 765 हो जाएगा। अगर लड़कियों की संख्या पूछता तो यहाँ से क्या करते, 12 गुणे 45 करते, तो लड़कियों की संख्या आ जाता है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम लोग 22वें क्वेश्चन की तरफ। 22वां क्वेश्चन दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी एक साथ किसी कार्य को दोस्तों यहाँ पर दिया है 24 दिन में कर ले रहे हैं। दोस्तों ए और बी किसी कार्य को कितना दिन में कर ले रहे हैं, 24 दिन में कर ले रहे हैं। और बी और सी इसी कार्य को कितना दिन में कर ले रहे हैं, बी और सी इसी कार्य को 36 दिन में कर ले रहे हैं। अब बोल रहा है कि ए सी की तुलना में 3 गुना अधिक तेज़ी से कार्य करता है। दोस्तों ए जो है सी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्य
कुशल है। यानी अगर सी एक दिन में 1 कार्य कर रहा है तो ए एक दिन में 3 कार्य कर रहा है, तो ए इससे 3 गुना कार्य कर रहा है। बोल रहा है तो अकेले बी कार्य को कितना दिन में करेगा। चलिए दोस्तों इसको हम लोग लगाते हैं। क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग इसको टाइम एंड वर्क में हमने आपको बताया कि इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आता है, टोटल वर्क आता है। 24 36 का एलसीएम लेंगे तो 72 आ जाएगा। 24 36 का एलसीएम कितना आएगा, 72 आएगा। 72 में 24 से भाग देंगे तो ए और बी की कार्य क्षमता आ जाएगी। तो 72 भागे 24 करेंगे तो 24 तियाँ 72, 26 दूनी 72। यानी ए और बी की कार्य, ए और बी एक दिन में 3 कार्य कर रहे हैं और बी और सी एक दिन में 2 कार्य कर रहे हैं। यह इनकी रियल कार्य क्षमता है। अब दोस्तों क्या करते हैं यहाँ पर दोस्तों हम लोग ए और सी का डिफरेंस करते हैं। दोस्तों इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। दोस्तों समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाएंगे तो यह दोस्तों बी कैंसिल हो जाएगा और ए माइनस सी बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब दोस्तों देखिए ए और सी का डिफरेंस यहाँ पर 1 है और यहाँ पर ए और सी का डिफरेंस कितना है, 2 है। तो दोस्तों यहाँ पर हमको डिफरेंस 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस 1 बनाने के लिए दोस्तों इसमें भी 2 से भाग करना पड़ेगा, इसमें भी 2 से भाग करना पड़ेगा। तो इसमें 2 से भाग कर देंगे तो 3/2 हो जाएगा, इसमें 2 से भाग करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। 3/2 और 1/2 का डिफरेंस सब 1 आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से क्या करेंगे, अब हमको बी कार्य को कितना दिन में कर सकता है। दोस्तों ए और बी मिलकर एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं, उनकी कार्य क्षमता 3 है। अब दोस्तों जिसमें ए की कार्य क्षमता दोस्तों हमने यहाँ से 3/2 निकाला है, तो ए और बी की कार्य क्षमता 3 है और ए की कार्य क्षमता 3/2 है। तो ए और बी की कार्य क्षमता में से ए की कार्य क्षमता 3/2 घटा देंगे, यानी यहाँ पर 3 में से 1.5 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 3/2 बचेगा। यानी बी जो है एक दिन में 3/2 कार्य करता है। बी एक दिन में 3/2 कार्य करता है। तो टोटल कार्य बी को करने में कितना समय लगेगा, तो 3/2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ से काटेंगे तो 24 तियाँ 72 होगा और 24 दूना 48। यानी बी अगर टोटल अकेले कार्य करे तो 48 दिन लग जाएगा इसको करने में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन दोस्तों यहाँ से ए वाला सही हो जाएगा। दोस्तों ऐसे ही सी को पूछता तो दोस्तों हम लोग इसमें क्या करते, 172 में 1/2 से भाग दे देते तो 144 कार्य सी को करने में लग जाता है। दोस्तों जिसका भी पूछता उसकी कार्य क्षमता से भाग दे देते तो उसका आंसर आ जाता है। अब दोस्तों चलिए हम लोग चलते हैं 23वें क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 23वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 23वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया है, ए अकेले किसी कार्य को 6500 रुपये में 15 दिन में कंप्लीट कर ले रहा है। ए किसी कार्य को 6500 रुपये ले रहा है और 15 दिन में कंप्लीट कर ले रहा है। जब बी की मदद से कार्य 12 दिन में पूरा करता है, बी की मदद से कार्य दोस्तों 12 दिन में पूरा कर सकता है। यानी ए जो है जब बी के साथ कार्य करता है तो उसको 12 ही दिन में कंप्लीट कर ले रहा है। तो बोल रहा है कि इस मजदूरी में बी का हिस्सा क्या होगा। दोस्तों जो मजदूरी होती है इसकी कार्य क्षमता के अनुपात में विभाजित होती है। यदि हम ए और बी की कार्य क्षमता निकाल लें तो उसका मजदूरी भी निकाल सकते हैं। दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से टोटल एलसीएम लेंगे और टोटल कार्य निकालेंगे। टोटल एलसीएम लेंगे 12 और 15 का एलसीएम कितना दोस्तों होता है, 12 और 15 का एलसीएम दोस्तों यहाँ पर 60 होता है। तो 15 चौक को 60 हो जाएगा और 12 पछे 60 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यानी ए एक दिन में 4 कार्य कर रहा है और ए और बी एक दिन में मिलके 5 कार्य कर रहे हैं। तो बी कितना कार्य करेगा, ए प्लस बी में 1 घटा देंगे, 5 में से 4 घटाएंगे 1 आ जाएगा। यानी बी एक दिन में जो दोस्तों बी है एक दिन में 1 कार्य कर रहा है। यहाँ पर दोस्तों देखिए उन सबको कार्य करने के लिए 6500 रुपया मिल रहा है। यानी ए और बी एक साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं तो उनको 6500 रुपया मिल रहा है। तो 5 यूनिट की वैल्यू बराबर 6500 दिया है तो 1 यूनिट की वैल्यू बराबर 1300 हो जाएगी और इसी 1 यूनिट की वैल्यू हमको निकालना है। तो बी अगर इस काम में शामिल होगा तो उसको 1300 रुपया मिलेगा और अगर और जो बचा हुआ पैसा है वह ए को मिलेगा। यानी 13 चौक को 5200 रुपया ए पाएगा और 1300 रुपया बी पाएगा। दोस्तों इस सवाल को हम लोग ऐसे लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं 24वें क्वेश्चन की तरफ। 24वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है। 24वां क्वेश्चन दिया है दोस्तों, कोई आदमी अपनी साइकिल को 20% के लाभ पर बेचना चाहता है लेकिन वास्तव में वह इस साइकिल को 20% की हानि पर 960 रुपये में बेच देता है। दोस्तों 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए वह इसे किस मूल्य पर बेचेगा। अब दोस्तों कोई आदमी 20% लाभ पर बेचना चाहता है लेकिन वह 20% के हानि पर 960 रुपये में बेच दे रहा है। दोस्तों हम लोग मान ले रहे हैं कि इसका क्रय मूल्य जो है 100 था। दोस्तों 100 का ख़रीदा
20% की हानि पर बेचा, तो यानी 80% पर बेच दिया। 80% बराबर 960 दिया है। अब दोस्तों बोल रहा है 20% का लाभ कमाने के लिए इसको कितना बेचना पड़ेगा। दोस्तों 100 का ख़रीदा है तो इसको 120 का बेचना पड़ेगा, 120 का बेचना पड़ेगा। अब दोस्तों इसको हम लोग काटा पीटा मचा देंगे तो आंसर आ जाएगा। इसको इससे काट देंगे तो यहाँ से काट देंगे, 12 × 8 = 96 हो जाता है। 12 × 120 करेंगे तो 12 का स्क्वायर 144 होता है और 1 जीरो इसमें चिपका देंगे तो यहाँ से हमारा आंसर 1440 रुपये आसानी से आ जाएगा। चलिए दोस्तों अब 25वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लग रही हो, हमारा मेथड अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं 25वें क्वेश्चन की तरफ और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए दोस्तों इसमें दिया है कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दूरियां तय करता है और कुल समय कितना ले रहा है, 2 घंटा 33 मिनट का समय ले रहा है और उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी हमको निकालना है। दोस्तों यहाँ पर समान दूरी दिया हुआ है। यहाँ पर दोस्तों हम कुछ भी दूरी मान सकते हैं समान, तो वहाँ से हमारा शॉर्टकट बहुत आसानी से आंसर आ सकता है। दोस्तों वह दूरी मानेंगे जो कि 5 से भी कटे, 8 से भी कटे, 10 से भी कटे, यानी 5, 8, 10 का एलसीएम हो। 5, 8, 10 का एलसीएम दोस्तों 40 हो गया, यानी हम लोग कुल दूरी मान लिए 40। यानी पहली दूरी उसने 40 किलोमीटर और दूसरी दूरी 40 किलोमीटर, तीसरी दूरी 40 किलोमीटर चला। दोस्तों पहली दूरी 40 किलोमीटर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला तो उसको कितना समय लगेगा, 5/40, यानी जब 5 की स्पीड से चलेगा तो 8 घंटा लगेगा। अगर इसी दूरी को 8 की स्पीड से चलेगा तो 8 × 5 = 40 घंटा लगेगा, यहाँ पर 5 घंटा लगेगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 10 की स्पीड से जाएगा 40 किलोमीटर तो कितना समय लगेगा, 40/10, कितना 10 चौको 40 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर कितना हो जाएगा, अब ये हमारा घंटा में समय आ गया, ये हमारा घंटा में समय आ गया। तो समय कितना आ रहा है, 8, 5, 13, 4, 17, यानी हमको टोटल समय हमारा 17 आ रहा है। और जो कि वास्तव में समय कितना दिया हुआ है दोस्तों, वास्तव में समय 2 घंटा 33 मिनट दिया है, 2 घंटा 33 मिनट दिया। अगर 33 मिनट को हम लोग घंटा में बदले तो 60 से भाग देंगे तो 3 से काटेंगे तो इसको 11 हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो इसको 20 आ जाएगा। 20 दूनी 40 और 40 से 11 कितना हो जाएगा, 40 × 11 = 51/20 आ जाएगा। 40/11 कितना हो जाएगा, 51/20 आ जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू बराबर निकालेंगे यहाँ से, 17 × 3 = 51 कट जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू बराबर 3/20 आ जाएगी। अब दोस्तों हमको उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी हमको निकालना है। दोस्तों 40 किलोमीटर व 3 स्टेप में चला है। देखिए 5 किलोमीटर प्रति घंटा, एक 8 किलोमीटर प्रति घंटा, एक 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी टोटल दूरी उसने 120 किलोमीटर चल ली है। अब दोस्तों यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू बराबर 3/20 आया है, 1 यूनिट की वैल्यू 3/20 आ रहा है। तो 120 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा, 120 × 3/20। तो यहाँ से क्या करेंगे, 20 × 6 = 120 हो जाएगा, 6 का गुणा 3 में कर देंगे तो 36 × 18 हो जाएगा, यानी टोटल दूरी हमारी 18 किलोमीटर है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।